नमस्कार दोस्तों, कैरियर टॉक्स पे आपका स्वागत है। यहाँ पे हम आपसे साझा करते हैं कैरियर को लेकर किए गए संघर्ष की वो कहानी जो सफलता की राह को आसान बनाती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम आपसे साझा करेंगे कि आप तैयारी कैसे करें, परीक्षा कैसे होती है और उसके बाद फिजिकल, मेडिकल और आफ्टर ज्वाइनिंग लाइफ स्टाइल कैसी रहती। कहते हैं सफलता की राह आसान नहीं होती, परंतु हमारे साथी यशु सर ने यह करके दिखाया है। वर्तमान समय में यशु सर एसएससी जीडी में सेलेक्ट होकर असम राइफल्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यशु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल कैरियर टॉक्स पे। बहुत धन्यवाद सर। सर, अपने बारे में आप कुछ हमारे व्यूवर्स को आप बताइए। सर, सबसे पहले आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब बता ही दिया है, तो फिर भी मेरा नाम यशु है। मैं अभी असम राइफल में कार्यरत हूँ। सर, आप सिलेक्ट हुए हैं एसएससी जीडी के तहत, तो सबसे पहले आप यह बताएं हमारे दर्शकों को कि एसएससी जीडी है क्या। एसएससी जीडी एक मतलब संस्था है जो एग्ज़ाम कराती है जी। तो जीडी सबसे पहले तो इसका ऑनलाइन फॉर्म आता है। जी, ऑनलाइन फॉर्म सबसे पहले आता है एसएससी के थ्रू। जी। उसके बाद का क्या प्रोसेस है इसका। ऑनलाइन फॉर्म आता है, सबसे पहले एग्ज़ाम होता है। जी, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा। सर, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम होता है इसका पैटर्न क्या है। सर, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। जी। 80 क्वेश्चन में मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन। जी, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। जी। और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन जीके जीएस के। अच्छा, 20 क्वेश्चन जीके जीएस से आ जाते हैं। जी। जीके जीएस में साइंस भी आ जाएगी, हिस्ट्री भी आ जाएगी, ज्योग्राफी भी आ जाएगी। जी, जीके जीएस मतलब आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके प्लस साथ करंट अफेयर्स भी उसमें जी इंक्लूड होगा। उसके बाद 4 सब्जेक्ट क्वेश्चन रहेंगे उसमें, हिंदी या इंग्लिश। मतलब हिंदी के अगर आपको हिंदी एग्जाम में हिंदी दे सकते हो जी, और अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश दे सकते हो। आप जिस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो आप वो दे सकते हैं, चाहे आप हिंदी में दे लें या फिर आप इंग्लिश अंग्रेजी में दे लें पेपर। तो ये एग्जाम का सर पैटर्न हो गया। जी। तो जैसे रिटन एग्जाम हो गया, जी। तो रिटन एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या है। क्या आंसर की आएगी या रिजल्ट आएगा या फिर मेरिट आएगी, क्या रहता है। एग्जाम होने के बाद तो आंसर की आती है। जी। तो इसमें लगभग सर कितना समय लगता है। जैसे आपने रिटन एग्जाम दिया तो रिटन एग्जाम के बाद आंसर की लगभग कितने समय में आ जाती है। समथिंग 1 मंथ में आ जाएगी। 1 मंथ में समथिंग एसएससी जीडी की आंसर की आ जाती है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा प्रोसेसिंग में समय लगता है। 1 महीने के अंदर आपकी आंसर की आ जाती है। तो आंसर की से आप अपने क्वेश्चन मिला सकते हैं, अपने नंबर आप जांच सकते हैं। जी। तो आंसर की आने के बाद यदि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप उसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये सुविधा देती होगी आपको एसएससी। बिल्कुल कर सकते हैं। जी। तो अगर आंसर की में अगर आपके कोई क्वेश्चन गलत है तो आप उसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एसएससी उसके नंबर देगा या फिर वो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा। सर, अगर आंसर की आ गई, आपने आंसर की मिला ली, आंसर की के बाद क्या होता है, क्या रिजल्ट। उसका रिजल्ट आता है, उसमें कट ऑफ होती है फिजिकल के लिए। अच्छा, मतलब जो रिटन का रिजल्ट आएगा उसमें सिर्फ फिजिकल की कट ऑफ आती है। फिजिकल कट ऑफ आती है। जैसे फिजिकल हो गया। नहीं, तो आपका जैसे रिटन हुआ, रिटन के बाद जो पहली आपकी कट ऑफ आएगी, मतलब वो फाइनल रिजल्ट नहीं है। फाइनल रिजल्ट नहीं है, वो सिर्फ फिजिकल के लिए जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट। जी। तो उसमें एक कट ऑफ जारी होती है। कट ऑफ जारी होती है। जी। तो वो फिजिकल के लिए बुलाए जाते हैं। फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। जी। तो सर, अब हम बात करते हैं फिजिकल को लेकर कि फिजिकल कैसे होता है, एसएससी जीडी में क्या होता है। सर, सबसे पहले बात करते हैं, अगर फिजिकल है, फिजिकल में लंबाई चौड़ाई ये तो सब नापते भी होंगे। जी, बिल्कुल नापते हैं। तो सर, एक मेल कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि लंबाई कितनी होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर। जैसे बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि हम 170 से थोड़ा सा ऊपर है, 171 या 72 तक है, तो कहीं वहां जाके कम तो नहीं नापी जाती, क्या ऐसा नहीं कुछ है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी 170 प्लस है तो 100% है कि आपकी हाइट कम नहीं हो जाएगी वहाँ पे। हमें मतलब हाइट आपकी एक्यूरेट नापी जाएगी, कोई ऐसा कुछ नहीं कि हाइट आपकी कम नापी जाती है। अगर आप 170 सेंटीमीटर की हाइट है आपकी तो आप क्वालिफाइड हैं एसएससी जीडी की फिजिकल में। जी। एक तो सर हाइट नापी जाएगी। और सर, फीमेल्स के लिए हाइट का क्राइटेरिया क्या रहता है। शायद 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट का क्राइटेरिया है। जी बिल्कुल। जी। सर, अगर बात करें चेस्ट मेजरमेंट की तो इसमें मेल के लिए क्राइटेरिया क्या होता है। इसमें 80 रहता है बिना फुलाए। जी। फुलाव रहता है 85। मतलब अगर आप बिना फुलाए सीना आपका नापा जाएगा 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब आपके सीने में 5 सेंटीमीटर का
फ्लॉ होना आवश्यक है एसएससी जीडी का फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए। तो आप तो सर फिजिकल क्वालिफाइड हैं, फिजिकल दे के बैठे हैं, तो आपको अच्छा अनुभव है। पहले हाइट का मेजरमेंट हो गया, चेस्ट का मेजरमेंट हो गया, उसके बाद क्या रेस वगैरह भी होती है इसमें? स्टार्टिंग में तो रेस ही होगी ना। अच्छा, सबसे पहले आपको रेस देना है? जी, स्टार्टिंग में रेस होगी 24 मिनट में 5 किलोमीटर। मतलब 5 किलोमीटर की रेस आपको कंप्लीट करना है 24 मिनट में। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग है कि इसमें ऐसा होता है कि नहीं जो टॉप के लड़के होंगे वही सिलेक्ट होंगे, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बस 24 मिनट में आपको इन होना है। कुल मिला के अगर आप 24 मिनट में अपनी रेस क्वालिफाई करते हैं तो आप रेस में पास हो जाएंगे। रेस के बाद होता है हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट। तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है? उसके बाद फिर आपका वेट होगा। अच्छा, वेट होता है वहीं पे? जी। वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग होगा। तो हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। उसमें आप नेट में सर्च कर सकते हैं, आपको ग्राफ मिल जाएंगे कि आपका हाइट के अनुसार वेट क्या होना चाहिए। उसके बाद सर अगर वेट हो गया फिर मेडिकल, वो तो फिजिकल है, फिर कुछ नहीं है। तो जैसे ही आपका मतलब फिजिकल में सिर्फ होता है आपका सबसे पहले रेस के बाद आपका हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट, उसके बाद वेट नापेंगे आपका जी। बस फिजिकल में इतना ही है, इतना ही फिजिकल होता है आपका। सर ये बताएं, जैसे फिजिकल टेस्ट होता है तो फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कौन कराता है आपका, संस्था कौन सी है? ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जी, उनके सेंटर में होता है। मतलब पैरामिलिट्री सेंटर्स जो होंगे उनके पैरामिलिट्री के सेंटर्स पे आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। सर हमें आप ये बताइए कि जो फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा तो फिजिकल आपका कहाँ पे होता है और कौन सी संस्था आपका फिजिकल कराती है? ये फिजिकल हम लोग का पैरामिलिट्री फोर्सेस सेंटर में होता है। मतलब फिजिकल आपका होगा पैरामिलिट्री सेंटर, जो फोर्सेस के सेंटर्स हैं वहाँ पे आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। जी, मतलब आपका फिजिकल जो है वो सीधा पैरामिलिट्री कंडक्ट कराती है। एसएससी सिर्फ आपका रिटर्न कराएगी, एग्जाम कराएगी। जी। अच्छा, जैसे आपका फिजिकल कंप्लीट हो गया सर, तो फिजिकल का बाद का प्रोसेस क्या होता है? फिजिकल हो गया तो उसके बाद फिर कट ऑफ जारी होती है, वो होता है फिर मेडिकल के लिए। फिजिकल के बाद एक कट ऑफ जारी होगी। तो सर इसमें कितना समय लगता है कि फिजिकल के बाद इतने दिनों में कट ऑफ आ जाती है? लगभग समथिंग 3 मंथ, 3 महीने लग जाते हैं लगभग, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे तो फिजिकल होने में भी समय लगेगा जी। इसी वजह से शायद यही कारण होगा जी कि 3 महीने लग जाते हैं। अगर एक बार सर फिजिकल में जब आप पास हो जाते हैं तो आपको कट ऑफ मिलेगी मेडिकल के लिए। अच्छा, कट ऑफ आती है तो उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो नंबर कम है, अगर फिजिकल क्वालिफाई है फिर भी कट ऑफ में ना क्वालिफाई कर पाए, क्या ऐसा भी होता है कि रिटर्न में नंबर कम आ गए उनके, मगर फिजिकल में उन्होंने सब कुछ पास कर लिया, मगर रिटर्न में नंबर कम होने के कारण क्या मेडिकल की कट ऑफ में बाहर हो सकते हैं वो? अगर मेडिकल की जो कट ऑफ होती है जी, उससे अगर कम है जी, तो बाहर हो जाएंगे। मतलब आपको नंबर अच्छे लाने हैं, क्योंकि फिजिकल आप भले ही दे रहे हैं मगर मेडिकल के लिए कट ऑफ आएगी और वो नंबर पर निर्भर करेगी, आपके रिटर्न के नंबर पर। जी बिल्कुल। तो 3 महीने जैसे आपको समय मिला, जी। 3 महीने बाद आपका मेडिकल बुला लिया गया। जी। तो सर मेडिकल में क्या क्या चीज़ अब जांच करी जाएगी? मेडिकल में वो सबसे पहले जाते हैं तो हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जी, सबसे पहले डीवी होता है। तो सबसे पहले आप अगर मेडिकल देने जाएंगे तो उसी समय आपका डीवी होगा। तो सर डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं? डीवी के लिए जैसे हम लोग का 10th मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया। जी, मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। दूसरा सर रेसिडेंस हो गया, रेसिडेंस जिसको निवास प्रमाण पत्र बोल देते हैं। अगर ओबीसी SC ST कैटेगरी का है तो उसके डोमिसाइल हो गया। जी, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं OBC SC ST तो इसके लिए आपका जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके अलावा सर बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह भी? जी, उसके लिए तो आधार कार्ड चल जाएगा। अच्छा, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आधार कार्ड मान्य हो जाएगा, मगर फिर भी आप कोशिश करें बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें तो ज़्यादा आसान रहेगा, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है बहुत अच्छा है, अभी आपके एग्जाम में होने में समय है तो कोशिश करें बनवा लें इसको। सर एक तो हो गया हाई स्कूल का आपका जी, एक इंटर का हो गया। अगर कोई ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन की लगा दे अपनी मार्कशीट वगैरह। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, आप लगाना चाहें तो अगर है आपके पास। एक्चुअली में ये है ना कि हम लोग ये जो SSC GD है 10th की। अच्छा, 10th बस 10th तक ही लेंगे, उसके आगे नहीं लेंगे। अच्छा, आपके लिए हाई स्कूल का होना आवश्यक है। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र जैसे EW हो गया, EWS SC ST OBC, ये आपके जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। और जन्म का एक प्रमाण होना आवश्यक है, चाहे आधार कार्ड हो या आपका जन्म प्रमाण पत्र हो। जी, ये होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी।
सर जैसे डीवी हो गया, जी। तो डीवी के बाद क्या उसी दिन आपका मेडिकल शुरू हो जाता है या उसमें भी समय लगेगा? नहीं, उसी दिन मेडिकल होगा। उसी दिन आपका मेडिकल चालू हो जाता है। जी, वो तो फिर अदर जैसे सेंटर हों, किसी में लेट स्टूडेंट जैसे उसी अच्छा, सेंटर पे सेंटर डिपेंड करेगा कि अगर कोई सेंटर है हो सकता है वो एक दिन बाद बुलाए, 2 दिन बाद बुलाए, जी। कोई सेंटर हो सकता है तुरंत कंडक्ट करा सकता है आपका मेडिकल। जी। तो सर मेडिकल को आप शुरुआत से विस्तार से बताइए कि मेडिकल में क्या क्या जांच होती है और कैसे कैसे होता है। जी, मेडिकल में से हम जैसे मेरा हुआ था मेडिकल जी। तो हम लोग तो जैसे हम लोग को बोला कि सारे मतलब कपड़े उतारो जी। ना, मेडिकल में मतलब अंदर डॉक्टर है जी। तो उनको जाके वहीं से हम लोग खड़े होना है। जी। तो हम लोग तो गए, सब लोग 10 लड़कों का ग्रुप था। जी। हम लोग खड़े हुए, हम लोग की पूरा हाथ वगैरह देखा। ये सबसे पहले हाथ वगैरह देखते हैं आपकी। जी। मतलब आप मेडिकल देने जाएंगे तो डॉक्टर रहते हैं, मेल कैंडिडेट हैं, सारे मेल कैंडिडेट एक साथ देंगे जी। मेडिकल। तो उसमें सबसे पहले आप अपने जैसे ही आप अपने कपड़े उतारेंगे तो आपके हाथ में सर क्या देखते हैं? क्या टूटा फूटा भी देखते हैं या सिर्फ एंगल चेक करते हैं हाथ का? सिर्फ एंगल चेक करते हैं, टूटा फूटा चल जाएगा लेकिन एंगल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। मतलब आपके हाथ का कुल मिला के एंगल सही होना चाहिए। अगर आपके हाथ में कभी टूटा भी है बचपन में तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नहीं। मतलब ये जो डाउट रहता है लड़कों के मन में कि अगर कभी बचपन में किसी कारणवश गिर गए, खेलते हुए गिर गए, साइकिल से गिर गए, हाथ टूट गया, आज के समय में सही है, तो उनके मन में भय लगा रहता है कि क्या हम मेडिकल में बाहर हो सकते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बस आपके हाथ का एंगल सही होना चाहिए, आप फिट हैं उसके लिए। सर हाथ हो गया, हाथ के बाद पैर वगैरह भी चेक होते होंगे? बिल्कुल, पैर भी चेक होता है, मतलब शरीर का हर पार्ट्स आपको चेक होंगे, कहीं टूट मतलब टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, या फिर जैसे नौकनी हो गया, नौक में किसी घुटने जुड़ जाते हैं जी। तो जुड़ा नहीं होना चाहिए और कुछ ज़्यादा फैला भी नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा एक मीडियम साइज होना चाहिए कि हाँ लगे कि हाँ जैसे लड़का फिजिकल करता है तो ताकि लड़े ना पैर आपस में, और ज़्यादा फैले होते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। जी, तो कुल मिला के आपका नॉर्मल सा मेडिकल होता है, आपके हाथ का एंगल चेक करेंगे और आप फिजिकली एबल्ड हैं, बस यही चेक करते हैं। आपके पैर हैं तो आपका नौकनी नहीं होना चाहिए और नीज के बीच में ज़्यादा स्पेस भी नहीं होना चाहिए। दूसरा आपका शायद फ्लैट फीट भी चेक करते होंगे? जी, वो तो एक चीज़ ये भी है कि जो डॉक्टर जैसा है जी, वो कोई डॉक्टर मतलब ऊपर से स्टार्ट कर देता है कि हाँ आप चेक करना है, किसी का मतलब कि वो कोई डॉक्टर होता है कि पैर से स्टार्ट कर देता है कि हाँ, ये डॉक्टर पे डॉक्टर डिपेंड करता है कि आपका शुरू कहाँ। जरूरी नहीं कि यही सीरियल आपके साथ हो कि पहले हाथ हो फिर पैर हो, वो डॉक्टर के ऊपर है। जो डॉक्टर जहाँ से शुरू करेगा वहाँ से आपका चेक होना चालू हो जाएगा। सर एक तो हाथ हो गया, पैर की चेक होगा, उसके बाद आंखों का भी चेक होता है सर? जी, कलर विजन चेक होगा आपका। कोई डॉक्टर होता है पहले शरीर का पार्ट्स पर देख लेता है जैसे जी, उसमें कलर विजन भी आ जाएगा आपको जी, सारा आ जाएगा। तो कोई डॉक्टर स्टार्ट में होता है कि कोई हॉस्पिटल में जाके आपका एक्सरा करेगा, यूरिन चेक करेगा, ब्लड चेक करेगा जी। कहीं ये भी है। तो कुल मिला के आपका हाथ, पैर, आंख का और बॉडी का एक्सरे होगा, आपका यूरिन टेस्ट होगा और हाइड्रोसील भी टेस्ट होता होगा सर? जी बिल्कुल। कुल मिला के आपके सर का पूरे शरीर का मेडिकल होगा, पूरा शरीर का मेडिकल होगा आपका। तो इसमें सर मेडिकल प्रोसेस होने में कितना समय लगता है? क्या एक ही दिन में कंडक्ट हो जाता है या कई दिन लग सकते हैं? नहीं, एक दिन में कंडक्ट हो जाता है। मतलब जितने कैंडिडेट को बुलाएंगे एक ही दिन में मेडिकल सबका कर देंगे जी, एक बार में? जी, एक दिन भी लगा सकते हैं, 2 दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे कंडक्ट करा रही है। जी। हो सकता है आधे लड़के आज कराएंगे, आधे लड़के कल भी करा सकते हैं। ये सेंटर पे डिपेंड करता है कुल मिला के। मगर आपका अगर नंबर आ गया तो मैक्सिमम 1 से 2 दिन के बीच में आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। जी। तो सर जैसे आपका मेडिकल कंप्लीट हो गया, आपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, उसके बाद फिर क्या प्रोसेस आएगा आपका? उसके बाद फिर जैसे जिन लड़कों का कुछ जगह पॉइंट मिला होगा, रीमेडिकल मिला होगा, जी, हो सकता है उसी टाइम दूसरे दिन भी कर सकते हैं। जी। किसी सेंटर में होता है कि 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, 20 दिन बाद बुलाते हैं रीमेडिकल के लिए। जी। वो सब होने के बाद फिर आती है सीधा आपकी फाइनल मेरिट में जिसका नाम होगा उसका सिलेक्शन होगा। कुल मिला के मेडिकल हो गया आपका। मेडिकल के बाद कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको री मेडिकल मिलता है किसी न किसी वजह से। हो सकता है कभी ऐसा भी हो सकता है घबराहट की वजह से बीपी बहुत ज़्यादा हो गया, उसमें भी री मेडिकल मिल जाता है। जी, बहुत बार हो जाता है ऐसा छात्रों के साथ, घबरा जाते हैं, कभी फेस नहीं किया है, अचानक से देखते हैं तो घबराहट होने लगती। हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ गया, घट गया, उसमें भी री मेडिकल मिल सकता है। तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको मेडिकल दिया जाएगा। अगर आपकी ऐसी कैटेगरी एक दिन बाद आपका टेस्ट होगा तो एक दिन बाद हो जाएगा, 10 दिन भी लग सकते हैं। इस प्रकार से जैसे ही आपका मेडिकल समाप्त होगा, मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट आती है। फाइनल मेरिट मतलब आपकी नौकरी अब पक्की है। फाइनल मेरिट जैसे आ गई तो सर फाइनल मेरिट में ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी फोर्स किसको मिलेगी? वो सर जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं जी, तो उसमें प्रेफरेंस मांगता है।
सर ये बताइए कि जो प्रेफरेंस होती है कि आपको पैरामिलिट्री के अंतर्गत, जैसे आपका बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, असम राइफल्स हो गया, तो आपको ये कौन डिसाइड करता है कि आपको ये फोर्स अलॉट हो गई? ये सर जब स्टार्ट में फॉर्म आता है जी। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो उसमें प्रेफरेंस मांगता है जी। कि किसी कोई होता है, किसी को फर्स्ट चॉइस बीएसएफ पसंद है जी। किसी को सीआरपीएफ पसंद है जी। या किसी को आईटी पसंद है। जैसे मुझे असम राइफल पसंद थी जी। तो मैंने फर्स्ट चॉइस असम राइफल रख दी थी। जी। तो ऐसा है कि जैसे हम लोग असम राइफल चॉइस जी। किए तो अगर आपका नंबर मतलब 80+ से मेट गई है, जी। अगर मेरे 85 नंबर है जी। और अगर 84 से असम राइफल की मेट गई है जी। तो मुझे असम राइफल मिल जाएगा। हाँ, कुल मिला के ये है कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाएगी। जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत आती हैं उनका प्रेफरेंस आपसे मांगा जाएगा। जब फाइनल मेरिट बनती है तो हर पोस्ट की अलग अलग बनती है। अगर मान लो यदि आज सब आप ऐसे समझने की कोशिश करें कि अगर आपने 80 नंबर प्राप्त किए और आपकी चाहत है कि आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं, मान लो बीएसएफ की मेरिट 82 नंबर गई तो आप बीएसएफ नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। अगर मान लो 80 नंबर गई ऐसे सीआरपीएफ की तो आप सीआरपीएफ में जा सकते हैं, भले आपकी चॉइस दूसरी हो। अगर दूसरा केस ऐसा है कि आपने 85 नंबर प्राप्त किए और आप जाना चाहते हैं बीएसएफ में और बीएसएफ की मेरिट 82 जा रही है तो आपको तुरंत बीएसएफ मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा आपके नंबर पर डिपेंड करता है। आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे रिटर्न के लिए उतनी आसानी से आपको अपनी मनपसंद जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल यही सर, ऐसा ही है सर। जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, मतलब वो फाइनल मेरिट है जी, वो आ गई, उसके बाद नौकरी आपकी पक्की है। सर नौकरी जैसे आपकी कंफर्म हो गई तो लगभग कितने दिनों का समय होता है कि आपको बुला लेते हैं ट्रेनिंग करने के लिए? 2 महीने बाद बुला लेते हैं। 2 महीने आपको समय मिलता है, उसमें आप आइए, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी जी। तो ट्रेनिंग सेंटर आप जिस भी फोर्स में होंगे उसके अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, वहाँ अलॉट होंगे, वहाँ आपको ट्रेनिंग है। सर ट्रेनिंग का पीरियड क्या रहता है? ऐसे तो हम लोग का 44 वीक का है। 44 वीक्स में आपकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है। कुल मिला के 44 हफ्तों में आपकी ट्रेनिंग समाप्त कर दी जाती है। हो सकता है अलग अलग फोर्सेस का अलग अलग ट्रेनिंग हो, ऐसा ही है सारा। सारी फोर्सेस का 44 हफ्तों में 44 वीक्स में आपकी ट्रेनिंग पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी जी। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद जहां आपको फोर्स अलॉट करेगी वहां आपको नौकरी करनी पड़ेगी जी। बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक सर जी। तो कुल मिला के आप 44 हफ्तों की ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेनिंग के बाद आप अपनी पोस्टिंग पे जा सकते हैं जहां आपको भेजा जाए। तो सर क्या ट्रेनिंग के दौरान सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है या आफ्टर पोस्टिंग? नहीं, ट्रेनिंग में ही सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ट्रेनिंग आप जैसे ही करेंगे उसी दिन से आप पैसा कमाना चालू कर देंगे, उसी दिन से आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। अगर सर आप नौकरी में चले गए जी, सबसे पहले बात करते हैं कि बेनिफिट्स इसमें आपको गवर्नमेंट क्या क्या देती है, जैसे कैंटीन सुविधा, मेडिकल सुविधा, तो ये सब क्या क्या मुहैया कराती है सरकार आपको? सबसे पहले तो यही है कि सबसे अच्छा हम लोग को सैलरी मिल जाती है जी। इसके लिए हम जा रखे हैं। सबसे पहले हम लोग को पैसा मिलेगा तो पैसा से हर चीज़ बिल्कुल आप तैयारी कर रहे हैं, नौकरी करने की अगर चाह रख रहे हैं तो सबके मन में कहीं ना कहीं ये है कि भविष्य सुधारने के लिए, भविष्य सुधरेगा कैसे? जब आप नौकरी करेंगे बदले में आपको तनख्वाह मिलेगी। तो सबसे बड़ा गिफ्ट यही कि आप अपनी सेवा के बदले आप पैसे मिल रहे हैं आपको। जी बिल्कुल। दूसरी सर सुविधा क्या, कैंटीन सुविधा अवेलेबल है? जी, कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल है। कैंटीन फैसिलिटी है। सर मेडिकल फैसिलिटी? बिल्कुल, मेडिकल फैसिलिटी भी है। मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी प्लस आपके डिपेंडेंट को, जी, आपके मम्मी पापा हो गए, पत्नी बच्चों, जी, इनको मिलेगी आपकी मेडिकल फैसिलिटी। इसके अलावा सर कुछ? इसके अलावा तो कुछ नहीं है। उसके बाद के जो बेनिफिट होते हैं वो लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट में सारे में एक साथ होते हैं। जैसे आपको बच्चों का पढ़ाई हो गया, ये सारे वो सब बहुत बात की चीज़ें हैं। हाँ, जो तो बात की है, शादी होने की बात हो तो मतलब बेसिकली आपको मेडिकल फैसिलिटी पूरी गवर्नमेंट देगी, आपका, आपके परिवार का, आपके पत्नी का, बच्चों का, माता का, पिता का, सबका गवर्नमेंट देगी। जी बिल्कुल। मेडिकल फैसिलिटी हो गई, आपको कैंटीन की सुविधा गवर्नमेंट दे रही है, प्लस सैलरी आपको मिल ही रही है। क्लियर सर? जी। सर हमें ये बताइए कि आप जैसे SSC GD में कार्यरत हैं, असम राइफल्स में आप कार्यरत हैं, तो छुट्टी का क्या सिनेरियो रहता है इसमें? छुट्टी का है, इसे हम लोग 75 डेज छुट्टी है। तो छुट्टी का इसे हम लोग 3-4 महीने में 1 महीने चले जाते हैं। फिर उसके जरूरी नहीं है कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर छुट्टी आप 3 बार भी जा सकते हो, 4 बार भी जा सकते हो, 2 बार भी आपको अगर चाहते हो कि 2 ही बार जाना है मेरे को साल में, तो भी आपको अवेलेबल 2 बार मिल जाएगी आपको। कुल मिला के 75 दिन की आपको छुट्टी अलॉट होती है। 75 दिन में आप 2 बार में जा सकते हैं, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आप जाना चाहें। छुट्टी आसानी से मिल जाती हो, आराम से मिल जाती है छुट्टी। तो ये था आपका SSC GD के जॉब से रिलेटेड पूरा कि आपकी ट्रेनिंग कैसे होगी, फिजिकल कैसे देंगे, मेडिकल कैसे देंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे, ये सारा कुछ। जब आप नौकरी पे सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद की लाइफ स्टाइल क्या रहेगी आपका? सर
नौकरी में सिलेक्ट होने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन क्या क्या है? सर परिवर्तन बहुत हुआ है, क्योंकि जैसे इंसान जॉब किया है, पैसा आ रहा है, तो घर में अच्छी फैसिलिटी रहने लगता है कि किसी के घर में बाइक नहीं है तो बाइक ला के रख रहा है जी। तो माता पिता हैं, तो मान लो पहले घर में हम लोग जैसे मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जी। तो ऐसे मान लो किसी घर में पंखे हैं, कूलर नहीं है, कूलर ला के रख रहा है, तो हर चीज़, किसी के पास घर नहीं है तो अपना ज़मीन कहते घर बना रहा है, तो और भी अन्य सुविधाएं आदमी अपने अपने करता है। जी, तो जैसे ही आप नौकरी करेंगे आपके हाथ में पैसा आएगा, तो पैसा आएगा अगर सरकारी नौकरी की तैयारी सामान्य घर वर्ग के लड़के करते हैं तो जो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है नौकरी करने के बाद। जब आपके हाथ में पैसा आएगा तो आप सुख सुविधाएं आपके पास आने लगेंगी, आप अपने माँ बाप को भी सुख दे सकते हैं। जी सर, अब दूसरी बात पे आते हैं। जैसे कोई बच्चा है SSC GD की तैयारी करना चाहता है, कोई नया छात्र है, अभी जल्द ही फॉर्म आए हैं SSC GD के, अगर कोई नया छात्र तैयारी करना चाहता है तो इसमें कितना समय डेडिकेशन से वो दे सकता है जिसमें वो एक नौकरी सुनिश्चित कर ले, एक सीट अपने लिए? उसके लिए तो 3 से 6 महीने कम से कम उनको समय देना पड़ेगा। 3 से 6 महीने के बीच में अगर आप समय देते हैं तो आप आराम से सिलेक्शन जी पा सकते हैं आराम से। मगर 3 से 6 महीने में सर एक रेशियो आप बताइए कि दिन में एक छात्र को कितना पढ़ना चाहिए? 3, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बस ज़्यादा ना पढ़ो, 2-3 घंटे, कुछ कहते हैं नहीं 8-10 घंटे पढ़ो। सर ऐसा है कि मिनिमम 6 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए जी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रखा है। जी। तो उसके लिए अपना अगर स्टूडेंट को कुछ करना है लाइफ में तो जी। कुछ अलग करना पड़ेगा। बिल्कुल। कि 2 घंटे तो हम लोग बस केवल पेज देखने में जाते हैं कि हाँ कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, 2 घंटे में ऐसे निकल जाता है जी। लेकिन अगर कुछ आगे कुछ करना है कि अपने को कोई कहीं अच्छी जगह स्थित करना है कि हाँ भाई मुझे अपने एक टारगेट बनाना है कि हाँ 6 घंटे पढ़ूंगा मैं, उसके बाद ही कुछ आगे काम करूँगा। कुल बताया कि तैयारी करने के लिए 6 महीने पर्याप्त हैं। जी। अगर कोई नया छात्र है तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि तैयारी करे कैसे वो? आजकल तो देखो सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है जी। ऑफलाइन ऑनलाइन सब स्टडी कर रहे हैं, सब उससे अच्छा तो कहीं कुछ नहीं है कि हाँ वो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ले, अपना तैयारी करे, घर पे पढ़े, आराम से सक्सेस मिल जाएगा। जी, मतलब आप सर का कहना है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन स्टडी अवेलेबल है आज के समय में, ऑफलाइन अवेलेबल है, तो जैसा आप चाहें आप कोर्स ले सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कोर्सेज कराते हैं, प्लस आप ऑफलाइन अपने शहर में जाके कोचिंग कर सकते हैं। मगर सर जैसे कुछ बच्चे हैं जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो किसी कोचिंग का पेड कोर्स नहीं अफोर्ड कर सकते या फिर कहीं ऑफलाइन जाके नहीं पढ़ सकते, उनके लिए भी क्या कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है। आजकल देखो सोशल मीडिया ही मेन है, उसमें यूट्यूब है, कितने संस्थान जो ऑनलाइन फ्री क्लासेस चला रही है, उसको ज्वाइन कर ले आराम से। जी, तो सर का कहने का मतलब है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का ज़माना है, हर बच्चे के पास मोबाइल है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं फीस पेड क्लासेस की, तो यूट्यूब में बहुत सारे टीचर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। जैसे आप मैथ पढ़ना चाहें तो उसके लिए अलग टीचर्स हैं, रीजनिंग के लिए बहुत सारे टीचर हैं और सारे के सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। आप हर टीचर से यूट्यूब से फ्री में पढ़ के भी अपनी तैयारी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक छात्र को सोशल मीडिया का क्या प्रेशर रहता है? जैसे छात्र हैं सोशल मीडिया से भी बहुत भटकते हैं, तो क्या सोशल मीडिया यूज करना चाहिए कि बिल्कुल त्याग देना चाहिए? जैसे इंस्टा, फेसबुक? नहीं, चलाना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं तो हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक से भी कुछ नॉलेज हम लोग को मिलता रहता है। जी। जैसे मैं बोला था कि 20 क्वेश्चन जीके जीएस रहता है, कुछ करंट अफेयर उसी में रहते हैं, तो कुछ सोशल मीडिया से हमको करंट अफेयर मिल जाता है, या फेसबुक में कुछ न्यूज़ ऐसी मिलती है कि हाँ वो आगे हमें एग्जाम के लिए सहायक होती है। कुल मिला के सोशल मीडिया का पॉजिटिव वे में यूज कीजिए। देखो हर जगह निगेटिव है पॉजिटिव दोनों चीज़ है। आप सोशल मीडिया यूज कीजिए उसको पॉजिटिव वे में, मगर आप अगर समय व्यर्थ करते हैं सोशल मीडिया का तो मात्र 6 महीने अपने आप को संभालिए। 6 महीने के लिए सोशल मीडिया कम यूज कीजिए, यूज भी कीजिए तो अपने हित के लिए करिए, जिसमें आपका फायदा हो परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो आपको लाभकारी सिद्ध हो। तो सर जैसे आप वर्तमान समय में असम राइफल्स में कार्यरत हैं, तो क्या आपको सफलता तुरंत मिल गई या फिर आपको भी संघर्ष करना पड़ा इस सफलता को पाने के लिए? जी, संघर्ष तो करना पड़ा है, क्योंकि जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूलों में किसी के भाई सुनने में मिलता है कि उसका भाई आज एयरफोर्स में हो गया या मिलिट्री में हो गया या नेवी में हो गया। जी। तो हम लोग को जोश आता था कि भाई हमें भी एयरफोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है या नेवी में जाना है। अच्छा, आपका सपना था फौज में जाने का? जी जी। तो उसके बाद फिर जब हम लोग 10th 12th पास किए जी। तो हम लोग फिर अपना वही सोचते हैं कि चलो कहीं कुछ कोचिंग कर लिया जाए जी। कंपटीशन के लिए कि हाँ एयरफोर्स अगर
निकलना है तो या आर्मी में निकलना है या नेवी में निकलना है जी। तो उसके लिए हम लोग को प्रिपेयर होना पड़ेगा। जी। तो 2 साल में एयरफोर्स तैयारी किया तो जी। सफलता नहीं मिली उसमें। मतलब पहला आपने तैयारी शुरू की एयरफोर्स से, एयरफोर्स जिसमें आप सफल नहीं हो पाए। नहीं हो पाए। फिर उसके बाद थोड़ा मन उदास हुआ। फिर सोचे, फिर जैसे मेरा भाई है मिलिट्री में। आपके भाई हाँ, मिलिट्री में, आर्मी में कार्यरत हैं। जी। तो भाई बोले ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आर्मी का है, उसमें रिलेशन में देखो। तो रिलेशन में देखा, उसमें भी सफलता नहीं मिली। मतलब आप पहले आपने एयरफोर्स की तैयारी की, उसमें आप सफल नहीं हो पाए, तो आपने आर्मी की भर्ती भी देखी, उसमें भी आपको सफलता नहीं मिली। फिर मैं घर पे रो रहा था तो माँ ने भाई कॉल किया कि यशु रो रहा है तो थोड़ा उसको मोटिवेट करो कि हाँ कैसे, मान लो अभी वैकेंसी बहुत आएंगी, जरूरी नहीं है कि एयरफोर्स में नहीं हुआ कोई बात नहीं, आर्मी में नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आगे प्रिपरेशन ना छोड़े, कम से कम एक संघर्ष चला आ रहा है तो उसको करते रहें। कम से कम ये रहेगा कि हाँ चलो नहीं लगा इसमें, आगे अदर जॉब बहुत हैं, रेलवेज की भी आती हैं और अदर बैंक की भी आती है, बहुत जॉब हैं जो आगे हम लोग को मिल सकती है। तो जैसे सर ने बताया कि संघर्ष सबके जीवन में, जैसे सर ने बताया कि सर ने पहले एयरफोर्स दिया, उससे बाहर हुए, आर्मी की तैयारी की, उससे बाहर हुए, उसके बाद सर की लाइफ में ऐसा भी समय आया जब परेशान रहने लगे, घर जहाँ तैयारी करते थे वहाँ छोड़ के घर चले आए, घर में रो रहे थे, तब मम्मी ने समझाया और मम्मी के समझाने के बाद सबसे ज़्यादा मोटिवेट सर को भाई ने किया। जी बिल्कुल। तो आपके जीवन में रोल मॉडल आपके भाई थे, शायद उन्हीं को देख के आपने फौज में जाने का सोचा, क्योंकि वो पहले से फौज में थे। जी। तो उनको देख के आपने फौज में जाने का सोचा और उन्होंने ही आपको मोटिवेट किया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी और वैकेंसी आएंगी, इसमें न सही दूसरे में। मतलब जिस समय आप सबसे ज़्यादा टूटे तो आपको संभाला आपके मेरे भाई ने। भाई फिर इसलिए छुट्टी लेकर आया कि थोड़ा देखते हैं क्या है कैसे। तो भाई मिला, मेरे पास बैठा, समझाया कि कोई बात नहीं यार, चलता रहता है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मिलेगी। फिर उसी टाइम SSC GD का फॉर्म आ गया। तो भाई ने बोला कि एक बार इसको डाल के देखो, तैयारी करो जी, इसमें हो जाएगा। तो फिर मैं चला गया बाहर, लखनऊ गया पढ़ने के लिए। तो अप्रॉक्स 5 मंथ मैंने क्लासेस किया। उसके मान लो 2018 में वैकेंसी है इसकी और सितंबर में मैंने फॉर्म डाला और 2-3 महीने कोचिंग और आगे बढ़ा के फिर इसका फरवरी में एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। भाई ने बोला कि एग्ज़ाम कैसा गया, मैं बोला कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, लेकिन रिजल्ट आने पर देखते हैं क्या होता है जी। तो फिर जून में इसका रिजल्ट आया तो भाई ने देखा, मैंने भी देखा भी नहीं कि क्या, मतलब भाई को पता लगा कि हाँ GD रिजल्ट आ गया। भाई ने फ़ोन किया रात में, वो भी रिजल्ट आया रात में 12 बजे समथिंग आया जी। तो भाई ने देखा तो भाई ने कॉल किया कि इसको तेरा GD में सिलेक्शन हो गया है, रिटर्न निकल गया, फिजिकल तैयारी करो जी। तो मैं उस टाइम थोड़ा मतलब बाहर था सिटी में, तो इतना खुश हुआ कि चलो कम से कम एक एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ मेरे से। बिल्कुल, जो सर ने पहले असफलताएं झेली, सबसे पहले एयरफोर्स, फिर आर्मी, उसके बाद एकदम से मनोबल का टूट जाना, फिर किसी का आगे सहारा देना और वापस से अपने आप को खड़े करना उसी पोजीशन पे लाके, उससे भी बेहतर कर जाना जीवन में, तो इसकी खुशी अलग ही होती है। बिल्कुल। ऐसे एग्ज़ाम मेरे रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर थे, जितनी कटऑफ हुई थी उससे 10 नंबर मेरे ज़्यादा थे। ये आपने ठाना कि अगर मैं 2 बार असफल हुआ तो इस बार सफलता लेनी, मैं ऐसी सफलता लेनी है कि जिसमें कटऑफ का डर ना रहे, इतने ज़्यादा नंबर लाए जाए जी। बिल्कुल। फिर फिजिकल का हुआ हमारा, तो जैसे मेरा फिजिकल CSF सेंटर में हुआ जी। तो वहाँ भी सेम प्रोसेस वही, अपना दौड़ भाग हुआ, सब फिट हो गया। फिर मैंने भाई को बताया कि हाँ भाई फिजिकल निकल गया मेरा। फिर आगे मेडिकल का, तो इसी तरह फिर 2-4 महीने बाद हमारा मेडिकल हुआ। मेडिकल भी पूरा हम लोग ग्राउंड फिट हो गया। तो फिर जब सब कुछ फिट हो गया, फिर मन में ये थे अरे अब तो हो ही जाएगा, क्या टेंशन है जी। जब नंबर इतने अच्छे हों तो क्या, नंबर इतने अच्छे आप सब कुछ क्वालिफाई करते जा रहे हैं तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं अब तो होना तय है। बिल्कुल। तो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था जिसने आपकी ज़िंदगी को बदला। जब आप हताश थे तब आपने ठाना अपने जीवन में कुछ करना है, उसके बाद आपने नौकरी ले ली। बिल्कुल। ये थे हमारे यशु भाई का पूरा इंटरव्यू। यशु भाई हमारे साथ रहे हैं काफ़ी दिन तक और वर्तमान समय में भारत सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसी ही रोचक आपको कहानियाँ मिलेंगी संघर्ष की हमारे इसी चैनल पर। और अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो अपने सुझाव दीजिएगा कमेंट में। अगर कोई क्वेरी है तो वो भी पूछिएगा आप। अगर आप अपनी कहानी हमें बताना चाहते हैं तो आपको कमेंट में ईमेल का पिन मिल जाएगा, आप ईमेल कर सकते हैं अपनी कहानी। और अगर कोई सुझाव है तो आप ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।